नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा तिवारी। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। आईएएस राजीव अरुण एक्का पर जल्द कार्रवाई हो सकती है। मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग ने आईएएस राजीव अरुण एक्का पर कार्रवाई के लिए कार्मिक प्रशासन सुधार और राजभाषा विभाग से जल्द मंतव्य मांगा है। ईडी ने 26 सितंबर 2023 को राज्य सरकार को मंत्री के तत्कालीन प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का के भ्रष्टाचार की जानकारी देते हुए कार्रवाई करने को कहा था। आईएएस राजीव अरुण एक्का पर टेंडर मैनेज करने और अधिकारियों की पोस्टिंग में पैसे लेने का आरोप है। आईएएस राजीव अरुण एक्का एक वीडियो में विशाल चौधरी के ऑफिस में बैठकर फाइल निपटाते देखे गए थे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने यह वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी पोस्ट किया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ झारखंड दिवाकर तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस खबर पर क्या अपडेट है अभी? देखिए, अभी ईडी ने जो राज्य सरकार को कुछ तथ्य सौंपे थे और उसी बिना पर राजीव अरुण एक्का जो मुख्यमंत्री के तत्कालीन प्रधान सचिव के पद पर कार्यरत हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था। तो अब जो झारखंड सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग ने कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग से जल्द मंतव्य देने को कहा है कि वो मंतव्य दे। उसके आगे मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग कार्रवाई करेगी। मैं आपको बता दूं कि पूजा सिंघल मामले की जब ईडी जांच कर रही थी, विशाल चौधरी के आवास पर छापेमारी के दौरान उनको कुछ दस्तावेज हासिल हुए थे और कुछ डिजिटल साक्ष्य मौजूद थे। उन्हीं साक्ष्य और डिजिटल जो गैजेट्स थे या दस्तावेज थे, उसी में ये साफ हुआ कि जो राजीव अरुण एक्का हैं आईएएस, वो सरकारी टेंडर को मैनेज करने या ट्रांसफर पोस्टिंग या मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हैं। तो इसी आरोप पर ईडी ने राज्य सरकार को कुछ जो फैक्ट्स थे वो सौंपे, दस्तावेज सौंपे और राजीव अरुण एक्का के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। अब देखने वाली बात है कि मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग ने जो कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग से मंतव्य देने को कहा है, तो मंतव्य क्या होता है उसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ेगी। कई खुलासे हुए थे, ईडी ने उन्हीं खुलासों पे राज्य सरकार को इनके खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था। और जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी, उन्होंने भ्रष्टाचार के मामलों में संलिप्त बताया था और एक वीडियो उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि विशाल चौधरी के आवास पर राजीव अरुण एक्का कई फाइलों को निपटा रहे हैं। राजीव अरुण एक्का पर यह आरोप है कि उन्होंने जो आईएएस अधिकारी कामेश्वर सिंह थे, उनको कल्याण आयुक्त बनाने के लिए कुछ पैसे लिए और वो पैसे वो उन्होंने अपने बेटे और पत्नी के वेतन के रूप में दिखाए थे। साथ ही ईडी का ये कहना है कि जो काली कमाई है, उनके काली कमाई का हिस्सा विशाल चौधरी और उनके जो बहनोई है निशित केसरी, वो उसे खपाते हैं। तो अब ये तमाम आरोप हैं। इन आरोपों पे अब देखने वाली बात होगी कि राज्य सरकार को ईडी ने पत्र लिखा है, कार्रवाई करने की मांग की है, तो मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग को कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग से क्या मंतव्य आता है, मंतव्य आने के बाद उन पर कार्रवाई होगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस खबर पर नजर बनाए रखिए। साहिबगंज के शांति नगर में आग ने कहर मचाया। आग इतना भयावह था कि देखते ही देखते एक के बाद एक 3 और घर को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें घर के साथ लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। आग लगी प्रभावितों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। लोग देखा और कोई देखा कि आग लहक रहा है, तो मेरा बोर्ड के पास से बिजली आग उत्पन्न हुआ। अब बोर्डे से शॉर्ट सर्किट हुआ है, उससे आग लगा और टोटली आइटम मेरा जल गया। जब तक कि सियाना आदमी आए, भुताए, आग पे काबू पाए, तब तक टोटल सामान जल चुका। लगभग कितने का नुकसान हुआ आपको? लगभग 7 से 8 लाख रुपये का 2 आदमी से नुकसान हुआ है। अनाज वगैरह भी था? अनाज वगैरह था, गेहूँ, चावल, कागज पत्तर था, जो भी सामान टोटल जल गया। कुछ भी नहीं निकल पाया, बस शरीर का कपड़ा भी नहीं निकल पाया।
गिरिडीह के सवाईटान में शव को शमशान घाट ले जाने से रोक दिया गया। इससे नाराज परिजनों ने जमकर हंगामा मचाया। दरअसल दिव्यगंत इतवारी रविदास का शव अंत्योष्टि के लिए शमशान घाट ले जाया जा रहा था, पर स्थानीय निवासी रज्जाक मियां ने उस शव यात्रा को ये कहकर रोक दिया कि जिस रास्ते से ये शव लेकर जाया जा रहा है वो आम रास्ता नहीं है। इसमें दो समुदाय में तनाव हो गया। हालांकि जमुआ पुलिस ने समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। किस लिए बॉडी को रख के जाम कर रहा है? रास्ता नहीं है। रास्ता नहीं है? नहीं। इसके पहले कैसे आते जाते थे? आते जाते थे, रास्ता था तक नहीं। कहाँ था रास्ता? रास्ता इधर था। अब क्या हुआ? अब बंद कर दिया है। आज नहीं लगना देता हमरा देवा। कौन? वकलारी दास जो लाहा से हमरा देवा। अच्छा, कौन लोग मना कर रहा है? मियाँ लोग। मियाँ लोग। पहले से आप लोग रास्ता था? हाँ, रास्ता था, सब दिन नहीं था। हाँ, अब बंद कर दिया। बंद कर दिया। खबर बोकारो से, जहां जारंगडीह रेलवे साइडिंग के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से हो रही कोयला चोरी CCL BAKD प्रबंधन और पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। रफ्तार छापेमारी के बाद भी कोयले की अवैध ढुलाई जारी है। कोयला चोरी की जानकारी मिलने के बाद रेलवे साइडिंग मैनेजर ने फोन पर बोकारो थर्मल पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कोयला चोरों को खदेड़ा। इस दौरान कोयले से भरा बोरा जब्त किया। वहीं चोर भागने के दौरान बोरों को ही फेंक कर भाग गए। अभी तो देख ही रहे हैं, आप भी तो देख रहे हैं कैसा स्थिति है। हम लोग तो अपना लगे हुए हैं और सिक्योरिटी को बुलाया है। देखिए ना आप कितना संख्या में उधर देखिए ना लोगों को, कम से कम हमको लगता है कि 200-300 लोग होगा। देख लीजिए भीड़, पूरा ट्रैक पर भीड़ है। देखिए ना यहीं से देखिए, उधर लोग भी देख लीजिए। अपना है सिक्योरिटी तो रहा है। सीएम हेमंत सोरेन को ईडी के 7वें समन की मियाद भी पूरी हो गई। 7वें समन में 7 दिन के अंदर सीएम हेमंत सोरेन को बयान दर्ज करने को कहा गया, लेकिन हेमंत सोरेन पूछताछ में शामिल नहीं हुए, जबकि 4 घंटे तक झारखंड मंत्रालय में रहे और अपने कामकाज भी निपटाए। सवाल है कि अब क्या होगा। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, ये डायलॉग तो आपको याद ही होगा, लेकिन झारखंड में इस डायलॉग के शब्द बदल गए हैं। झारखंड में चर्चा है समन पर समन, समन पर समन और समन पर समन की। सीएम हेमंत सोरेन को ईडी की तरफ से दिए गए 7वें समन की मियाद भी पूरी हो गई, लेकिन 7वें समन पर भी हेमंत सोरेन ईडी के सामने पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे, जबकि समन में 7 दिन के अंदर सीएम हेमंत सोरेन को बयान दर्ज करने को कहा गया था। सीएम हेमंत सोरेन को 2 दिन में समय और तारीख बतानी थी और पूछताछ में शामिल होना था, लेकिन हेमंत सोरेन पूछताछ में शामिल नहीं हुए। हेमंत सोरेन ने ईडी पर मीडिया ट्रायल का आरोप लगाया है। सीएम हेमंत सोरेन का कहना है कि वे जांच में सहयोग करने को तैयार हैं, पर ईडी का तरीका ठीक नहीं है। पहले ही समन की खबर लीक कर दी जाती है और उनकी छवि खराब करने की कोशिश हो रही है। और राजनीति में जो आज वर्तमान परिवेश में जिस तरह जो कार्यक्रम चला रहे हैं, उस कार्यक्रम लोकतंत्र के माने मान मर्यादा कहीं न कहीं अछूत नहीं रह पाता है। लेकिन हमें एक शक्ति इसी बात का है कि जनता ने आशीर्वाद दिया है और हम उसके लिए काम करेंगे और आने वाले समय में जनता फिर आशीर्वाद देगा। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का कहना है कि अगर कुछ गलत नहीं किया तो फिर पूछताछ से भाग क्यों रहे हैं। हेमंत सोरेन जो कह रहा है कि हमको तंग किया जा रहा है, भाई उनको तो बुलाया जा रहा है, भाई बताओ आकर के आपके बारे में जो विषय है, तो उनको डर किस बात के, क्यों डर रहे, क्यों भाग रहे? उनको भागना नहीं चाहिए। अगर उन्होंने कोई गड़बड़ नहीं किया है, भाग रहा है इसका मतलब उन्होंने ढेर सारे गड़बड़ियां कर रखा है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप को छोड़ दें तो भी हेमंत सोरेन के 7वें समन की मियाद पूरी होने तक भी पूछताछ में शामिल नहीं होने के बाद सवाल ये है कि ईडी का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि ईडी ने पहले ही साफ कर दिया था कि हेमंत सोरेन को भेजा गया 7वां समन आखिरी समन है। इसके बाद कोई समन नहीं भेजा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
अब आपको बताते हैं कि सीएम को कब कब समन भेजा गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने सबसे पहले 14 अगस्त को समन जारी किया था। इसके बाद 24 अगस्त को दूसरा, 9 सितंबर को तीसरा और 23 सितंबर को चौथा, वहीं 5 अक्टूबर को 5वां समन जारी किया गया था। 12 दिसंबर को 6वां समन जारी किया गया था। वहीं 29 दिसंबर को 7वीं बार समन भेजा गया था, जिसमें सीएम ने ही पूछताछ के लिए समय और तारीख तय करने को कहा गया था। लेकिन अब तक किसी भी समन पर सीएम ईडी ऑफिस में हाजिर नहीं हुए हैं। अब आपको प्लेट्स के जरिए हम समझा रहे हैं कि कब कब उन्हें समन जारी किया गया था। आपको एक बार फिर बता दें कि 14 अगस्त को उन्हें पहली बार समन भेजा गया था, वहीं 24 अगस्त को दूसरी बार और 9 सितंबर को तीसरी बार समन जारी किया गया था। 23 सितंबर को चौथी बार और 5 अक्टूबर को 5वीं बार समन जारी किया गया था। 12 दिसंबर को 6वां समन जारी किया गया था और 29 दिसंबर को 7वीं बार समन जारी किया गया था। लेकिन इनमें से किसी भी समन का जवाब सीएम हेमंत सोरेन ने नहीं दिया है। गांडेय सीट पर उपचुनाव को लेकर जीएमएम और बीजेपी आमने सामने है। जीएमएम ने झारखंड के मुख्य चुनाव अधिकारी के रवि कुमार से गांडेय में जल्द उपचुनाव कराने की मांग की है, जबकि बीजेपी का कहना है कि विधानसभा के कार्यकाल में 1 साल से भी कम समय बचा है, ऐसे में उपचुनाव नहीं कराया जा सकता है। हालांकि मीडिया के सवाल के जवाब में जीएमएम ने गांडेय से संभावित प्रत्याशी के नाम का खुलासा करने से भी इनकार कर दिया है। वो प्रत्याशी के नाम की घोषणा पहले होती है क्या, अधिसूचना के पहले? स्थिति ना रहे, इसलिए हम लोगों ने चुनाव आयोग जाने का काम किया और उन्हें राजनीतिक दल के तौर पर, सरकार के तौर पर नहीं, अप्रत्याशित ढंग से अपने ही दल के, सत्ताधारी दल के एक विधायक का इस्तीफा होता है, तो एक सामान्य सा व्यक्ति भी राज्य का पूछ सकता है कि आखिर ये क्यों इस्तीफा हुआ, इस्तीफा के पीछे कारण क्या है। जो कारण है वो मीडिया में छपा, लोगों ने उसको, आप लोगों ने ही बताया कि क्या कारण हो सकता है, क्या क्या इसके पीछे का तथ्य है। और जब उसमें सरकार के लोग विफल हो गए तो अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आशियाने का सपना दिखाकर कस्टमर को ठगने वाले बिल्डरों की अब खैर नहीं। झरेरा यानी कि झारखंड रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी की ओर से इसे लेकर प्रयास जारी है। झरेरा ने 2 महीने में ही वादा खिलाफी करने वाले बिल्डर्स पर 80 लाख का जुर्माना लगाया है। क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा नहीं कराने वाले बिल्डर्स के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। इसके तहत करीब 40 लाख रुपए अब तक जमा कराए जा चुके हैं। वहीं झरेरा ने कठोर कदम उठाते हुए एक बिल्डर रेवलॉन इंपैक्ट, जो अब अपना काम कंटा टोली में कर रहा है, उसे ब्लैक लिस्टेड किया है। साथ ही एक और कंपनी पर कार्रवाई की जा रही है। क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट अगर बिल्डर फाइल नहीं करते हैं, जो मैंडेटरी है करना, ताकि रेरा को जानकारी हो कि रियली वो काम कर रहे हैं कि नहीं और कितना प्रोग्रेस हुआ है। ठीक, तो जो क्यूपीआर नहीं फाइल किए हैं तो उस क्यूपीआर के एवज में नहीं फाइल करने के कारण वो पेनाल्टी इम्पोज कर रहे हैं। वो प्योर जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है, वो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में हम हियरिंग। जो बहुत ही वैसे बिल्डर है जो काम नहीं कर रहे हैं और एकदम जिसे हमारे सारे अलॉटमेंट ट्रस्ट है, उसको ब्लैकलिस्ट करने का भी हम लोगों ने काम किया। कितने को ब्लैकलिस्ट किया? अभी तक हम लोगों ने एक ब्लैकलिस्ट किया है और एक बोकारो वालों एक प्रोसेस में, और एक प्रोसेस में भी एक और है, एक बोकारो का वो प्रोसेस में, और यहाँ पर रेवलॉन इंपैक्ट से उसको हम लोगों ने ब्लैकलिस्ट किया। खबर बोकारो से है, जहां अस्पताल में ईएसआई के तहत इलाज करवा रहे मजदूर की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल अस्पताल में ऑपरेशन के बाद मरीज की मौत हो गई। मरीज 31 दिसंबर की रात अपनी गर्दन की टूटी हड्डी का इलाज करवाने आया था। परिजनों का आरोप है कि मरीज ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं था, जबरदस्ती उसका ऑपरेशन किया गया। हंगामे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत किया।
वही हम बोलना चाह रहे थे कि देखिए ये अनकेयरलेस बहुत हो रहा था, इंजेक्शन सही से लगता नहीं है, नर्स लोग को देखते हैं सही से कोई काम नहीं करती है और वो लोग भड़कती बहुत ज़्यादा है। हमको कल रात में जैसे हम 8 बजे आए, हमको एक बार भी पेशेंट से मिलने के लिए नहीं दिए हैं। फिर 1 बजे रात में आए तो हमको भगा दिया वहाँ से कि नहीं आप कौन है, हम नहीं आपको पहचानते हैं, जाइए आप अभी नहीं आइएगा। अभी तक हमको पेशेंट से मिलने के लिए नहीं मिला है। पेशेंट अभी गुजर गए, ना हम जिंदा देख पाए ना मुर्दा देख पाए। कहीं चोट नहीं है, सिर्फ एक ही चोट था इसमें टूटा हुआ, और कोई खा रहा पी रहा है। ऑपरेशन वो नहीं करना चाह रहा था, लेकिन डॉक्टर जबरदस्ती बोला कि नहीं आप कीजिए, ऑपरेशन नहीं कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद जब ऑपरेशन किया तो बाहर निकला तो होश था, ऐसा नहीं कि कोई दिक्कत है उसका। पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने पूर्व बिजनेस पार्टनर मिहिर दिवाकर और सौम्या विश्वास के खिलाफ धोखाधड़ी का केस किया है। रांची के अदालत में दायर क्रिमिनल केस में उन्होंने आरका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट लिमिटेड पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि क्रिकेट एकेडमी खोलने को लेकर दोनों के बीच साल 2017 में एग्रीमेंट हुआ था, पर आरोपी मिहिर दिवाकर निर्धारित शर्तों का पालन करने में फेल रहे। एग्रीमेंट की शर्तों के मुताबिक धोनी को 17 करोड़ का नुकसान हुआ है। जिसमें आरका स्पोर्ट्स और उनके डायरेक्टर मिहिर दिवाकर और एक और डायरेक्टर हैं सौम्या, उनके अगेंस्ट में 406, 420 आईपीसी के अगेंस्ट हम लोगों ने जो है क्रिमिनल कंप्लेन फाइल किया है। क्या है सर, क्रक्स क्या था, क्या कैसे ये मामला शुरू हुआ? और मिहिर दिवाकर का नाम जो है वो आ रहा है, रणजी ट्रॉफी प्लेयर भी रहे हैं, धोनी के मित्र भी थे, तो कैसे जो है सब कुछ शुरू हुआ? हाउ ऑल इट स्टार्टेड? 2017 में मिहिर दिवाकर जो है धोनी को अप्रोच किए और बताए कि हम जो है एक आपके नाम से क्रिकेट एकेडमी खोलेंगे और उसमें जो है आपको इसका जो है शेयरिंग करेंगे हम लोग जो है प्रॉफिट, और साथ में फ्रेंचाइजी फीस पूरा जो है धोनी जी को मिलेगा। शुरू में तो ठीक चला, उसके बाद उनकी नीयत जो है वो गड़बड़ हो गई और उन्होंने जो है कोई जानकारी धोनी जी को, कोई जो है पैसा देना था वो नहीं देने लगे जो है। महेंद्र सिंह धोनी के आरोपों के बाद मिहिर दिवाकर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपना पक्ष रखा है। मिहिर दिवाकर ने कहा है कि एमएस धोनी का असली चेहरा सबके सामने आ गया है। उन्होंने मीडिया में चलाई गई कहानी को पूरी तरह निराधार बताया है, साथ ही इसे बदनाम करने और प्रतिष्ठा हनन की साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि धोनी की ओर से मिले नोटिस का जवाब दिया गया है और धोनी का कोई बकाया उनके पास नहीं है। मिहिर का कहना है कि कड़ी मेहनत के बल पर अपने काम को उन्होंने स्थापित किया है, जबकि बड़ा नाम होने के चलते धोनी उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी कहानी को मिहिर दिवाकर ने काल्पनिक और निंदनीय बताया है। सरायकेला के अंडा गांव में सिंचाई कुआं में मादा हाथी के गिरने से मौत हो गई। दरअसल हाथी 3 दिन पहले से ही कुएं में गिर गया था, जिससे उसे पैर और छाती में चोट लगी और उसकी मौत हो गई। हाथी की मौत के बाद वन विभाग पोस्टमार्टम की तैयारी में लग गया है। इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रभुरंजन कुमार। निकालने के लिए हम लोग सरायकेला जिला के निमडी प्रखंड के अंडा गांव में लगातार 3 दिनों से सिंचाई कुएं में एक मादा हाथी गिर पड़ी थी। आप देख सकते हैं कि काफी प्रयास किया गया वन विभाग की ओर से। इस मादा हाथी जो सिंचाई कुआं में गिर पड़ी थी, आसपास के जो लोग हैं करीबन 3 दिन से इस मादा हाथी को बचाने का काफी प्रयास भी किया गया। वन विभाग के जो कर्मी है, जो उनके कुआटी की जो टीम है, उनके भी प्रयास से इसे बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। फिलहाल इनका पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पर तैयारी की जा रही है। अभी हम लोग इसको मतलब पोस्टमार्टम की तैयारी करेंगे, उसकी टीम आएगी, जो फॉरेंसिक टीम आएगी इसमें, और इसका कुछ पार्ट्स है जो उसको हम लोग फॉरेंसिक के लिए भेजेंगे इनको। तो पोस्टमार्टम अभी होगा और पोस्टमार्टम होने के बाद हम लोग इसको आज तो रात हो गया, ये प्रक्रिया सबको खबर किया गया है। दूर से आएगा सामान और सामान लाने के लिए टाइम लगेगा, जो उसका मटेरियल लगता है। उसके बाद हम लोग कल सुबह कर देंगे अर्ली मॉर्निंग। वन विभाग के यहाँ पर डीएफओ भी संभवतः कल पहुंचेंगे और उनके यहाँ पर फॉरेस्टर, वनपाल समेत सारे कुआटी की जो टीम है अभी भी यहाँ पर उपस्थित है और इसकी मादा हाथी के सबको बाहर निकाला जा रहा है और इसके बाद पोस्टमार्टम की यहाँ पर तैयारी की जा रही है। प्रभुरंजन कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर।